नमस्कार। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, रोमन साम्राज्य की एक सीलन भरी अंधेरी जेल की कोठरी और वहां से निकला एक छोटा सा पत्र। हम फिलेमोन की पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम शताब्दी का ये ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ एक साधारण धार्मिक पाठ बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसा पत्र है जिसने मानवीय रिश्तों और सामाजिक समानता की पूरी परिभाषा ही बदलकर रख दी और रोमन सामाजिक व्यवस्था की नींव को हिला दिया। भाग 1, एक छोटा लेकिन विस्फोटक पत्र। चलिए देखते हैं कि हम इतिहास के किस पैमाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 25। जी हाँ, प्रेरित पौलुस का ये बेहद निजी पत्र केवल 25 आयतों या वर्सेस जितना ही लंबा है। मतलब पूरे नए नियम में ये उनका सबसे छोटा खत है, एकदम एक छोटे से पोस्ट कार्ड जैसा। लेकिन इसके छोटे आकार पर मत जाइएगा, ये इतिहास की सबसे विस्फोटक और सामाजिक रूप से उथल-पुथल मचाने वाली चीज़ों में से एक है। अब ये पत्र इतना विस्फोटक आखिर क्यों है? इसे समझने के लिए जरा इस डेटा को देखिए। हम पहली सदी के रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं, जहां की आबादी का लगभग 25% हिस्सा यानी करीब 1,60,00,000 लोग गुलाम थे। जरा सोचिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी व्यवस्था पर टिकी हुई थी। इनमें डॉक्टर, शिक्षक और अकाउंटेंट तक शामिल थे, जो या तो युद्धबंदी थे या कर्जदार। लेकिन कानून के नज़र में उनके कोई अधिकार नहीं थे। वो इंसान नहीं, सिर्फ एक संपत्ति माने जाते थे। भाग 2, मालिक, गुलाम और कैदी। अब ये बड़ी सी सामाजिक तस्वीर एक बेहद निजी कहानी में बदल जाती है। तो इस पूरी घटना के केंद्र में 3 लोग हैं जिनके बीच बहुत गहरा तनाव है। पहले है फिलेमोन, एक बहुत ही अमीर रोमन नागरिक, और हाँ, एक आहत मालिक। इनके घर में लोग प्रार्थना के लिए भी इकट्ठा होते थे। दूसरे हैं ओनेसिमस, एक भागा हुआ गुलाम जिसने शायद फिलेमोन को धोखा दिया या उनका धन चुराया। और तीसरे हैं पौलुस, जो उस वक्त रोम की जेल में कैद थे। दिलचस्प बात यह है कि पौलुस ही वो मध्यस्थ हैं जिन्होंने इन दोनों लोगों को ईसाई धर्म का रास्ता दिखाया था। और यहाँ पौलुस के शब्दों का कमाल देखिए। ओनेसिमस नाम का यूनानी में असली मतलब ही उपयोगी या फायदेमंद होता है। पौलुस बड़ी ही खूबसूरती से बताते हैं कि कैसे ओनेसिमस, जो कभी अपने मालिक के लिए अनुपयोगी या नुकसानदायक था, अब अपने आध्यात्मिक बदलाव के बाद सच में एक उपयोगी इंसान बन गया है, न सिर्फ फिलेमोन के लिए बल्कि खुद पौलुस के लिए भी। जरा कल्पना कीजिए, अपने मालिक से भागने के बाद ओनेसिमस ने कुलुस्से से रोम तक लगभग 1000 मील का बेहद खतरनाक सफर तय किया। और उस विशाल शहर में किस्मत देखिए, उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से जेल में बंद पौलुस से हो जाती है। बस इस एक मुलाकात ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ओनेसिमस ने अपनी गलतियों को माना और वो जेल में पौलुस का सबसे वफादार और प्यारा साथी बन गया। भाग 3, एक अभूतपूर्व अनुरोध। अब पौलुस के सामने एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। उन्होंने ओनेसिमुस को वापस उसके घर भेजने का फैसला किया, लेकिन किसी हुक्म के साथ नहीं, बल्कि एक दिल छू लेने वाले अनुरोध के साथ। इस अनुरोध की गंभीरता को समझना है तो हमें पहली सदी के रोमन कानून की क्रूरता को पौलुस के अनुरोध के सामने रखकर देखना होगा। उस समय के रोमन कानून में भागे हुए गुलामों को खौफनाक सजा दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा सकता था। फिलेमोन के पास कानूनी तौर पर यह पूरा हक था। लेकिन दूसरी तरफ पौलुस का वो हैरान कर देने वाला अनुरोध है कि ओनेसिमस को पूरी तरह माफ कर दिया जाए और उसे एक बराबर वाले इंसान की तरह अपनाया जाए। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे एक्सप्लेनर का भावनात्मक केंद्र है। पौलुस फिलेमोन से कुछ ऐसा करने को कह रहे थे जिसके बारे में उस समाज में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक भागे हुए गुलाम को वापस लेना, उसे आजाद करना और फिर उसके साथ परिवार के एक प्रिय सदस्य जैसा व्यवहार करना, ये कदम तो रोमन सामाजिक व्यवस्था की स्थापित स्थिति को पूरी तरह से उलट देने वाला था। देखिए, पौलुस के पास एक प्रेरित के रूप में ये अधिकार था कि वो फिलेमोन को ऐसा करने का सीधा आदेश दे दें। उनके पास वो ताकत थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय एक बुजुर्ग और एक कैदी के हैसियत से उन्होंने फिलेमोन के प्यार और विश्वास की दुहाई दी। पौलुस चाहते थे कि यह क्षमा पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, दिल से निकले, किसी दबाव या मजबूरी में नहीं। भाग 4, महान समानता लाने वाला। चलिए देखते हैं कि ये पूरा अनुरोध किस गहरे वैचारिक और धार्मिक आधार पर टिका हुआ था। यहाँ एक बहुत ही खास यूनानी शब्द सामने आता है, कोइनोनिया।
इसका मतलब है साझेदारी या आपसी भागीदारी। पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करके फिलेमोन को याद दिलाते हैं कि नए विश्वास का मतलब ही यही है कि हर अनुयायी को एक समान भागीदार माना जाए। ईश्वर की कृपा में सबका बराबर का हिस्सा है, और ये सिर्फ कोई सोचने वाला विचार नहीं था, इसे इंसानी रिश्तों में असल में लागू करना था। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि पौलुस ने ओनेसिमस को अपने पास सुरक्षित क्यों नहीं रख लिया, वापस क्यों भेजा? बात दरअसल ये है कि सच्चे आध्यात्मिक बदलाव के लिए अपनी पुरानी गलतियों का सामना करना ही पड़ता है। जिम्मेदारी से भागना कोई हल नहीं है। इसलिए ओनेसिमस का वापस जाना, अपनी गलती मानना, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना और फिलेमोन के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद जरूरी था। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये विशिष्ट संघर्ष पूरे सुसमाचार या गॉस्पेल के संदेश का एकदम सटीक उदाहरण बन जाता है। फिलेमोन उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे गहरी चोट पहुंची है, ओनेसिमस उस इंसान का प्रतीक है जिसने गलती की है, और पौलुस वो उस मध्यस्थ की भूमिका में है जो आहत और आहत करने वाले के बीच की खाई को पाट कर मेल मिलाप करवा रहे हैं। और अब हम आते हैं भाग 5, अंतिम क्षमा पर। ये इस पत्र का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां पौलुस ओनेसिमस की सुरक्षा के लिए अपना सबसे नाटकीय कदम उठाते हैं। यदि उसने तेरे साथ कोई अन्याय किया है या उस पर तेरा कुछ कर्ज है तो उसे मेरे खाते में डाल दे। इस एक झकझोर देने वाले वाक्य के साथ पौलुस उस गुलाम की सारी गलतियों का बोझ और कीमत खुद उठाने को तैयार हो जाते हैं। वो सीधे सीधे एक रक्षक की जगह खड़े हो गए। महान विचारक मार्टिन लूथर ने भी तो यही कहा था कि हम सभी ओनेसिमस हैं, जो एक ऐसा कर्ज लेकर बैठे हैं जिसे हम खुद नहीं चुका सकते। पौलुस यहाँ बिल्कुल वही कर रहे थे, उस कर्ज को अपने ऊपर ले रहे थे। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? पौलुस ने इस छोटे से पत्र से कोई हिंसक राजनीतिक क्रांति शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने समानता के ऐसे बीज बो दिए जिसने अंदर ही अंदर गुलामी की पूरी संस्था को खोखला कर दिया। इस नई सोच ने साफ कर दिया कि समान विश्वास में मालिक और गुलाम का रिश्ता पूरी तरह से बेमानी है। और आपको पता है, इन्हीं विचारों ने सदियों बाद जॉन न्यूटन और विलियम विल्बरफोर्स जैसे बड़े दास्ता विरोधियों को गहराई से प्रेरित किया, जिन्होंने आखिरकार इस प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। आज के इस दौर में हम अपने टूटे हुए रिश्तों को कैसे संभालते हैं? क्या कभी हमें ओनेसिमस की तरह हिम्मत दिखाकर जिम्मेदारी लेने, अपनी गलती मानने और माफी मांगने की जरूरत होती है? या फिर क्या कभी हमें फिलेमोन की जगह खड़े होकर किसी गहरे अपराध को माफ करने और रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए अपनी ओर से कीमत चुकानी पड़ती है? ये प्राचीन पत्र आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्षमा और मेल मिलाप को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं।